रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की नदियाँ, वो भी ट्रिक के साथ में। नदियों का भारत में विशेष महत्व है, जैसे कि मानसूनी जलवायु के परिप्रेक्ष्य में कई धार्मिक शहर हैं, ऐतिहासिक शहर हैं जो कि नदियों के किनारे ही बसे हैं। आप देखेंगे कि कई औद्योगिक क्षेत्रों में भी नदियों का विशेष महत्व है, जैसे कि वहाँ पर जहाँ पर नदियाँ होती है, जहाँ पर अच्छा पानी होता है, वहाँ पर थर्मल पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं, आदि आदि। अब भारत में कई प्रकार की नदियाँ हैं। कुछ नदियाँ हैं जो साल भर बहती है, तो कुछ नदियाँ हैं कि कुछ टाइम के लिए बहती है और फिर विलुप्त हो जाती हैं। तो ऐसे में हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियाँ होती है वो साल भर बहती रहती है, क्योंकि जब मौसम सूखा होता है, शुष्क मौसम होता है, उस समय भी हिमालय की जो बर्फ़ है वो लगातार पिघलती रहती है। इस कारण से यहाँ पर जो बहने वाली नदियाँ हैं जो कि हिमालय से निकलती हैं वो साल भर बहती रहती हैं। भारत की नदियों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहली, अरब सागर की नदियाँ, मतलब जो अरब सागर में गिरती है वो वाली नदियाँ। नंबर 2 पे आती है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, और नंबर 3 पे आएगी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो जैसे अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात करें तो इनमें मेनली आती है सिंधु नदी, नर्मदा नदी, माही नदी, ताप्ती इत्यादि। इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसी प्रकार बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली 2 प्रमुख नदियां हैं, दैट इज गंगा और ब्रह्मपुत्र। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करें तो ये है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। तो इन सभी नदियों को हम बारी बारी से डिटेल में तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ मैप के माध्यम से भी देखेंगे कि ये कहाँ से उद्गम हो रहा है, कहाँ पर जाकर ये गिरती हैं, कौन से राज्यों में बहती हैं। तो सबसे पहले हम अरब सागर की सिंधु नदी का अपवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही बड़ा है और इम्पोर्टेंट है। तो हम इस भारत के नक्शे में इस प्रकार देख पा रहे हैं कि ये जो है ये क्या है, सिंधु नदी है। शुरू कहाँ से होती है, ये इधर तिब्बत चीन में शुरू होती है, और ये जो पॉइंट है इसका उद्गम स्थल है वो कौन सा है, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है और ये भारत में होती हुई कहाँ जाती है, पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। और कहाँ गिर जाती है लास्ट में, ये अरब सागर में, अरब सागर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसका उद्गम मानसरोवर झील से तो होता है, कौन से ग्लेशियर से होता है, तो आप बताएंगे चेमायुंग ग्लेशियर। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि भारत में ये जो प्रवेश वाला पॉइंट है सिंधु नदी का, ये क्या कहलाता है, तो ये है दमचोक। और ये भारत से बाहर कौन से पॉइंट से निकल रही है, इसे कहते हैं चिल्लास। अब हम देखेंगे इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है। तो देखिए इसकी जो सहायक नदियां आती हैं उसमें सबसे पहले ये ऊपर की तरफ में स्थित होती है झेलम नदी। ये जो झेलम नदी है इस जगह वेरीनाग झरने से इसका उद्गम होता है, और ये आगे जाकर के सतलज में मिल जाती है, और सतलज अरब सागर की इस सिंधु नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट नदी है इसमें चेनाब। चिनाब नदी का जो उद्गम है वो केटवाल लारा दर्रे से होता है, और ये आगे जाके इस तरीके से झेलम में मिल जाती हैं। उसके बाद आती है रोहितांग दर्रे से रावी नदी। उसके नीचे आती है व्यास नदी, और जो व्यास नदी है वो सतलज नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पर क्या है, एक राक्षस ताल झील है, इस राक्षस ताल झील से उद्गम होता है सतलज नदी का, और ये जो सतलज नदी है आगे जाकर के किस में मिल जाती है, सिंधु में, और ये झेलम भी इसी में मिल जाती है। और व्यास नदी कहाँ मिलेगी, ये भी सतलज में यहाँ पर मिल जाती है। तो ये जो 5 सहायक नदियां हैं यहाँ पर, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, जो कि सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, इन सभी को मिला करके इन्हें कहा जाता है पंचनद। और ये जो सिंधु में पंचनद का मिलन हो रहा है इस जगह पे, इसे बोला जाता है मिठानकोट। और मिठानकोट कहाँ पर है, पाकिस्तान में। एक बार फिर से देख लें, सिंधु नदी का उद्गम होता है मानसरोवर झील चेमायुंग ग्लेशियर से, और यहाँ पर सतलज नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है, राक्षसताल झील से।
अभी जो सिंधु नदी है दमचौक में प्रवेश करती है भारत में, और चिल्लास से ये क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो चिल्लास से आउट होने के बाद में ये जो पंचनद है वो इसको मिलते हैं मिठानकोट पाकिस्तान में, देन ये गिर जाती है अरब सागर में। और झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज ये पंचनद है जो इससे मिठानकोट में मिलते हैं। और राक्षस ताल झील से उद्गम होता है किसका, सतलज नदी का। आइए पढ़ाई करते हैं इनके बारे में बारी बारी से। सिंधु नदी के अफवाह तंत्र में हम देख रहे हैं कि जो सिंधु नदी का उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, ये होता है तिब्बत के मानसरोवर झील से। और भारत में प्रवेश कहाँ से करती है ये, दमचौक से। इसी प्रकार भारत से आउट होती है ये चिल्लास से। और इसकी सहायक नदियां, मुख्य सहायक नदियां हम देख चुके हैं पंचनद में, जो कि है झेलम, रावी, व्यास, सतलज एवं चिनाब। सिंधु में पंचनद का जो मिलन होता है वो पॉइंट कहलाता है मिठानकोट पाकिस्तान में। सिंधु की जो अन्य सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है, देखिए इसकी कुछ नदियां भारत में हैं तो कुछ नदियां पाकिस्तान में हैं। तो पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान में सिंधु की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पाकिस्तान की नदियां हैं पंचनद, तोची, नुब्रा, गोमल, काबुल और हुजा। इसे आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि जो पंचामृत तो गाय का ही होता है ना। तो पंच से हो जाएगा पंचनद, तो से हो जाएगा तोची, ग से हो जाएगा गोमल, का से हो जाएगा काबुल, और ह से हो जाएगा हुजा, और ना से हो जाएगा नुब्रा। अब हम बात करेंगे भारत की सहायक नदियाँ। ये है शोट, गिलगित, कुनार, जाऊ और गार। इसके लिए ट्रिक होगी शाम घी को झाग से बना रहा है। तो देखेंगे श से शोट, घी से गिलगित, क से कुनार, झा से झाऊ और ग से गार। अब आप सभी को पता है कि जो सिंधु नदी है वो भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। तो दोनों जगह बहने के कारण ऐसे में कुछ ना कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच में मिसमैच तो होना लाजमी है। तो अब देखते हैं सिंधु जल समझौता। देखिए जो सिंधु जल समझौता हुआ है भारत और पाकिस्तान में हुआ है, भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है। ये कब हुआ, ये हुआ था 19 सितंबर 1960 को। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और बात करें पाकिस्तान की तो उस समय उनके जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, आयुब खान। तो आयुब खान कहाँ से थे, पाकिस्तान से। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इंडिया से। अब इस समझौते के अंतर्गत हुआ क्या, देखिए यहाँ पे जितनी भी नदियाँ हैं उनको बंटवारा कर दिया गया उनका। भारत के अंदर कुछ नदियाँ दे दी गई तो पाकिस्तान के कंट्रोल में कुछ नदियाँ दे दी गई। तो देखिए इंडिया के कंट्रोल में जो नदियाँ थी वो है व्यास, रावी और सतलज। इन्हें दे दिया गया भारत के कंट्रोल में। और पाकिस्तान के कंट्रोल में रही नदियाँ सिंधु, चिनाब और झेलम। इस प्रकार से ये हुआ था सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को। अब हम पढ़ेंगे सिंधु की सहायक नदियों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं झेलम नदी के बारे में। देखिए जो झेलम नदी का उद्गम है वो होता है वेरीनाग झरने से। और ये वेरीनाग झरना कहाँ पर है, कश्मीर घाटी में। इसकी सहायक नदी की बात करें तो वो है किशन गंगा। और जो झेलम नदी है वो क्या है, चिनाब की सहायक नदी है। अतः कहाँ पर जाकर मिलती है ये, चिनाब नदी में। और ये देखा जाए कि जो झेलम नदी है ये किस शहर के, या फिर ये देख सकते हैं कि इस नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है, तो वो है श्रीनगर। तो ये जो झेलम नदी है वो चिनाब नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में भी अगर आप फिक्स लोकेशन जानना चाहते हैं तो ये है जंग के आसपास, जंग के निकट ये चिनाब नदी में मिल जाती है। तो झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, वेरीनाग झरने से। सहायक नदी इसकी किशन गंगा है, मिलती है चिनाब नदी में। और इसके तट पर कौन सा शहर बसा है, श्रीनगर। व्यास नदी, व्यास जो है वो सतलज की सहायक नदी है, यानी कि किस में मिल जाती है, सतलज में आकर के मिल जाती है। इसका उद्गम की बात करें तो ये होता है रोहितांग दर्रे से।
रोहतांग दर्रा कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये है हिमाचल प्रदेश में। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर एक दो बांध है, तो जो व्यास है और सतलज है, इनके मिलन बिंदु पर दो बांध बने हुए हैं। दो बांध हैं और उनका नाम कौन सा है, एक तो है हरिका बैराज और एक है पौंग बांध। और जो हरिका बैराज है वो कहाँ पर है, पंजाब में। इसी प्रकार जो पौंग बांध है वो है हिमाचल प्रदेश में। एक और इम्पोर्टेंट बात आप सभी याद रखेंगे, देखिए ये जो हरिका बैरेज बांध है वो व्यास और सतलज के संगम पर स्थित है, और इसी बांध से एक इम्पोर्टेंट नहर, सबसे देश की सबसे लंबी नहर निकलती है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इंदिरा गांधी नहर है वो कहाँ से निकलती है, हरिका बैराज बांध से। और ये जो हरिका बैराज बांध है वो कहाँ पर है, पंजाब में है, व्यास और सतलज के मिलन बिंदु पर, संगम पर। तो ये जो 5 नदियां हमने पढ़ी थी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, जो कि सिंधु की सहायक नदियां हैं, इनमें व्यास नदी एकमात्र नदी ऐसी है जो कि पूर्णतः कहाँ पर बहती है, भारत में ही बहती है, पूर्णतः भारत में बहती है। और इसकी जो लंबाई है, अगर आप जानना चाहें तो ये लगभग आती है 470 किलोमीटर। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सतलज नदी के बारे में। जैसा कि हम मैप में देख चुके हैं कि इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से है, राक्षस ताल से। जो राक्षस ताल मानसरोवर है, झील है, वहाँ से इसका उद्गम होता है सतलज नदी का। अगर इसका अन्य नाम की बात करें तो वो है शतुद्रु, इसका अन्य नाम भी है। उसके अलावा यहाँ पर कौन कौन से बांध स्थित हैं, तो याद रखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बांध स्थित है भाखड़ा नांगल बांध, वेरी इंपॉर्टेंट, भाखड़ा नांगल। दूसरा है यहाँ पर नाथपा, जाकरी, और तीसरा है कोल। और ये किस में जाकर के मिलती है, सतलज नदी जो है, ऐसा माना जाता है कि जो सतलज नदी है वो चिनाब में मिलती है। इसके अलावा जो सतलज नदी है वो भारत में प्रवेश कहाँ से करती है, तो शिपकिला दर्रे से होकर, शिपकिला दर्रे से भारत में ये प्रवेश करती हैं। आइडिया के लिए आप ये जान सकते हैं कि जो सतलज नदी है उसकी लंबाई लगभग 1050 किलोमीटर है, काफ़ी लंबी है ये नदी। अब हम पढ़ेंगे रावी नदी के बारे में। इसका उद्गम होता है रोहतांग दर्रे से। यहाँ पर एक बांध स्थित है जिसका नाम है थीन बांध। रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है, कुल्लू पहाड़ियों में स्थित है, और जो कुल्लू पहाड़ी है वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। और जो रावी नदी है वो किससे जाकर के मिलती है, चिनाब से। और इसकी लंबाई है लगभग 725 किलोमीटर। नेक्स्ट नदी है चिनाब। चिनाब नदी जो है वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब ये कैसे बनी है, ये चंद्र और भागा, इन दो धाराओं या इन दो नदियों के मिलने से इस चिनाब नदी का निर्माण होता है, अतः इसे चंद्रभागा भी कहा जाता है, चंद्रभागा। यानी कि जब चंद्र और भागा नदियों का संगम होता है तो उसे क्या कह दिया जाता है आगे से, चिनाब नदी। यहाँ पर दो बांध भी स्थित है जिनका नाम है सलाल और दुलहस्ती। और चिनाब नदी सिंधु नदी में मिले उससे पहले यहाँ पे बाकी जो चारों नदियाँ हैं वो सभी आकर के इससे मिलती हैं। कौन सी, झेलम, रावी, सतलज और व्यास, ये सभी नदियाँ किस में जाकर के मिलती हैं, चिनाब में। और बात करें कि भारत में इस नदी की लंबाई कितनी है, तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा होगी 11,980। इन पंच नद में 11,980 किलोमीटर क्षेत्र पर ये जो है चिनाब नदी फैली हुई है। पूर्णतया भारत में बात कर रहे हैं हम, भारत में इसकी लंबाई 11,980 किलोमीटर है। सिंधु नदी में कई प्रकार के दोआब भी पाए जाते हैं। अब ये दोआब क्या होते हैं, देखिए दो नदियों के बीच का जो स्थान होता है उसे बोला जाता है दोआब, दैट इज़ कॉल्ड दोआब। अब सबसे पहले एक बिष्ट दोआब है। ये जो बिष्ट दोआब है वो है किसके बीच में, व्यास और सतलज के बीच में। इसी प्रकार से बारी दोआब आता है, वो रहता है व्यास और रावी के मध्य। नेक्स्ट आता है रचना दोआब। ये जो रचना दोआब है ये रावी और चिनाब के मध्य स्थित है। उसके बाद आता है छज दोआब
और जो छज है वो चिनाब और झेलम के मध्य है, चिनाब झेलम। नेक्स्ट आता है सिंध सागर दोआब। तो सिंध सागर जो दोआब है वो सिंधु, चिनाब और झेलम के मध्य स्थित है। तो इसे याद रखने के लिए आप एक ट्रिक बना सकते हैं, जैसे कि सिंधु नदी के छज्जे की रचना बारी और बिष्ट ने की। इसे हम मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, चित्र से जल्दी से समझ में आएगा। देखिए जो बिष्ट दोआब है वो व्यास और सतलज के बीच में है, तो ये रहा व्यास और ये रही सतलज, तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस है ये क्या कहलाता है, बिष्ट दोआब। नेक्स्ट आता है बारी दोआब। जो बारी होता है वो व्यास और रावी के बीच का स्थान है, तो व्यास और रावी के जो बीच का स्थान है वो क्या कहलाएगा, बारी। रचना जो दोआब है वो रावी और चिनाब के मध्य है, तो ये जो रावी और चिनाब के मध्य स्थान है ये क्या कहलाएगा, रचना। इसी प्रकार चिनाब और झेलम के बीच का जो स्थान है वो कहलाएगा छज, या फिर इसे चद भी बोल दिया जाता है। एंड नेक्स्ट आता है सिंध सागर दोआब, जो कि सिंधु, चिनाब और झेलम, कौन सी, सिंधु, चिनाब और झेलम, इनके बीच का जो स्थान है ओवरऑल, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, सिंध सागर दोआब। इस प्रकार से आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो सबसे ऊपर वाला जो दोआब है वो सिंध सागर हो जाएगा, जो कि चिनाब, झेलम और सिंधु के बीच में है। फिर आता है छज, जो कि झेलम और चिनाब के बीच हो जाएगा। देन रचना होगा चिनाब और रावी के मध्य। उसके बाद आता है बारी, जो कि रावी और व्यास के मध्य होगा। और जो बिष्ट होगा वो व्यास और सतलज के मध्य होगा। तो आप इसे नंबर वाइज याद रख सकते हैं। किस प्रकार से, सिंध सागर के छज्जे की रचना बारी और बिष्ट ने की। सिंध सागर के छज्जे की रचना बारी और बिष्ट ने की। सिंधु अपवाह तंत्र से संबंधित परियोजना। सबसे पहले चिनाब नदी की परियोजनाओं के बारे में जानें। तो यहाँ पर कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं, ये है सलाल परियोजना, और उसके बाद है बगलीहार और दुल्हस्ती। ये सभी जो परियोजनाएं हैं ये चिनाब नदी पर है और ये जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद जो झेलम नदी है, यहाँ पर भी कुछ परियोजनाएं चल रही हैं। तो झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना, या फिर इसे वुलर बैराज परियोजना भी कहा जाता है। और दूसरी है उरी परियोजना, कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। रावी नदी, रावी नदी पर चमेरा और थीन, चमेरा और थीन, ये दो परियोजनाएं यहाँ पर चल रही हैं। सतलज नदी की बात करें तो यहाँ पर नाथपा जाकरी, या फिर इसे कभी कभी सतलज परियोजना भी कह दिया जाता है। और इसी प्रकार जो व्यास और सतलज दोनों के मिलन स्थल पर जो है ये हम देख ही चुके हैं, कौन सी है यहाँ पर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर आप लोग याद रखें। व्यास और सतलज के संगम पर कौन सी परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और इसी प्रकार व्यास नदी पर, केवल व्यास नदी पर देखें तो यह है पोंग या महाराणा प्रताप परियोजना। पोंग भी बोला जाता है, या फिर इसे महाराणा प्रताप परियोजना का नाम भी दिया गया है, जो कि कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करें तो राजस्थान में। सिंधु अपवाह तंत्र में एक चीज़ और हम जान सकते हैं कि व्यास और सतलज नदी जो है, देखिए जैसे कि ये सपोज व्यास नदी है और ये इधर से जा रही है सतलज नदी, तो यहाँ पर इन नदी के जल से गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है। और ध्यान रखिएगा ये जो गोविंद सागर झील है वो कहाँ पर है, सबसे पहली बात तो ये हिमाचल प्रदेश में है। दूसरी बात, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और आपको पता ही है कि इन दोनों के बीच में कौन सा बांध है, दैट इज हरिका बांध।
जिससे कौन सी नहर निकल रही है? इंदिरा गांधी नहर। तो फर्स्ट नंबर की सबसे बड़ी कृत्रिम पानी की झील है वो कृत्रिम झील है वो है गोविंद सागर। और जो सेकंड सबसे बड़ी झील है वो है जयसमंद। और ये जो जयसमंद झील है वो कहाँ पर है? राजस्थान में। और राजस्थान की प्रथम जयसमंद झील है। अगर राजस्थान में बोलेंगे तो प्रथम है जयसमंद, और पूरे भारत के हिसाब से सेकंड नंबर पर आती है ये जयसमंद झील, जो कि कैसी है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और फर्स्ट नंबर पे आती है गोविंद सागर। किन दोनों के बीच कहाँ पर स्थित है ये? व्यास और सतलज के जल से बनी हुई। अब हम बात करेंगे गंगा नदी की। गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। ये जो गंगा नदी है वो दो धाराओं से मिलकर बनी है। अब ये जो दो धाराएं हैं वो कौन कौन सी हैं? वो है भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी, अलकनंदा। भागीरथी कहाँ से निकली है? गौमुख से। और अलकनंदा की बात करें तो सतोपत हिमानी से निकली है। कुछ और सामान्य परिचय देख लेते हैं हम गंगा नदी का। देखिए, इसे 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला है। 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला है। इसके किनारे एक शहर बसा हुआ है उत्तर प्रदेश का, और जिसका नाम है कानपुर। कानपुर नगर जो है वो गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। बहुत बड़ा शहर है। और इसकी लंबाई की बात करें गंगा नदी की, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी भी है, तो उसकी याद रखें 25-25 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है वो है 25-25 किलोमीटर। और अपन देखें कि केवल भारत में इसकी कितनी लंबाई है, तो भारत में इसकी जो लंबाई है वो है 2071 किलोमीटर। और बाकी कहाँ पर जाती है ये? बांग्लादेश में। तो चलिए इसे समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। कौन सी नदी कहाँ मिलती है इसके अंदर, और किस प्रकार से गंगा नदी का निर्माण होता है। देखिए, यहाँ पर है गंगोत्री। इस गंगोत्री से निकलती है भागीरथी। और दूसरी मेन धारा कौन सी है यहाँ पर? अलकनंदा। ये अलकनंदा इस प्रकार से मिल जाती है भागीरथी में। अलकनंदा। और यहाँ पर एक दर्रा है, कौन सा? नीति दर्रा। यहीं पर स्थित है बद्रीनाथ का मंदिर। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या हो रहा है, गंगोत्री से ये भागीरथी आई, ठीक है। तो भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पर मिलते हैं, ये जो पॉइंट है ये कहलाता है देवप्रयाग। देवप्रयाग। और ये जो आगे इससे एक धारा बन जाती है, इस प्रकार से यही कहलाती है गंगा नदी। गंगा नदी। अब एक नदी यहाँ पर प्रवाहित हो रही है इस प्रकार से, और ये नदी जो है ये क्या कहलाती है? ये धारा मंदाकिनी। ये है मंदाकिनी। और ये जो मंदाकिनी है ये अलकनंदा को जिस पॉइंट पर मिलती है उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। इसी प्रकार एक नदी है पिंडार नदी। पिंडार नदी इस अलकनंदा को जिस पॉइंट पर मिलती है, ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाता है? कर्णप्रयाग। और अलकनंदा में जब धौली गंगा मिलती है, जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर धौली गंगा आकर के मिलती है, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? जोशीमठ। ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा? जोशीमठ, क्योंकि यहाँ पर अलकनंदा में कौन मिल रही है? धौली गंगा। इसी प्रकार एक धारा है भिलंगाना। ये जो धारा है ये क्या कहलाती है? भिलंगाना कहलाती है। और ये जो भिलंगाना है और भागीरथी है, इन दोनों के यहाँ पर एक बांध है।
इसे कहा जाता है टिहरी बांध। कौन सा बांध है ये? टिहरी बांध। बहुत ही फेमस बांध है ये टिहरी बांध। और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो जो धौली गंगा है वो अलकनंदा से जहाँ पर मिलती है उसे एक्चुअली कौन सा प्रयाग कहा जाता है? उसे कहा जाता है विष्णु प्रयाग। तो आप लोग समझ गए होंगे विष्णु प्रयाग किसे कहते हैं, जब अलकनंदा में धौली गंगा मिलती है। उसके बाद जो कर्ण प्रयाग आता है जब अलकनंदा में कौन सी मिलती है? पिंडार नदी, ये कहलाती है पिंडार नदी। उसके बाद आता है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में क्या होता है? अलकनंदा में मिलती है मंदाकिनी। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर होता है अलकनंदा में मंदाकिनी मिलती है और इनके मिलन पॉइंट को क्या कहा जाता है? रुद्रप्रयाग। और सबसे मेन है देवप्रयाग, जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। उसके बाद यहाँ पर दो ऋषिकेश और हरिद्वार, दो स्थान यहाँ पर आते हैं। एक है यहाँ पर ऋषिकेश और एक है यहाँ पर हरिद्वार। एक बार फिर से समझेंगे कि जो देवप्रयाग है वो कैसे बना है, किसके संगम पर बना है। तो ये है दो मेन धाराएं भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर बना हुआ है कौन सा? देवप्रयाग। नेक्स्ट आता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग कैसे बना है? तो ये है मंदाकिनी और अलकनंदा। मंदाकिनी और अलकनंदा के संयोग से बना है रुद्रप्रयाग। देन आता है कर्णप्रयाग। तो जो कर्णप्रयाग है वो पिंडार और अलकनंदा, पिंडार और अलकनंदा के संगम पर। इसी प्रकार जो विष्णु प्रयाग है वो धौली गंगा और अलकनंदा के संगम पर बना हुआ है और इसे क्या कहते हैं? जोशी मठ। मतलब आप देख सकते हैं कि जितनी भी नदियां हैं, धाराएं हैं, वो सभी की सभी कहाँ पर आकर के मिल रही हैं? अलकनंदा में। तो जब अलकनंदा में भागीरथी मिलती हैं तो उसे कहा जाता है देवप्रयाग। जब अलकनंदा में मंदाकिनी मिलती हैं तो उसे कहा जाता है रुद्रप्रयाग। जब अलकनंदा में पिंडार का संगम होता है तो वो कहलाती है कर्णप्रयाग। और जब अलकनंदा में धौली गंगा का संगम होता है तो वो कहलाता है विष्णु प्रयाग। अब ये जो गंगा नदी है वो पश्चिम बंगाल में क्या हो जाती है? वापस दो धाराओं में विभक्त हो जाती है। ठीक है, दो धाराओं में विभक्त हो जाती है, जिसमें से एक धारा को क्या कहा जाता है? हुगली। और जो दूसरी धारा है उसे कहा जाता है भागीरथी। तो गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? याद रखें, बांग्लादेश में इसे कहा जाता है पद्मा। तो गंगा नदी का अंत, गंगा नदी कहाँ पर जाकर गिरती है? तो ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये गंगा नदी गिर जाती है। तो देखिए सबसे पहले ये होती है गंगा नदी। उसके बाद बांग्लादेश में जाने के बाद इसका नाम बदल जाता है, ये कहलाती है पद्मा नदी। कहाँ पर? बांग्लादेश। उसके बाद इसे कहा जाता है मेघना, समुद्र में मिलने से पहले मेघना। ओके, भागीरथी और ब्रह्मपुत्र जहाँ पर मिलती हैं तो ये कहलाती है मेघना। और उसके बाद में ये कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। चलिए अब जानते हैं कि ये कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। तो याद रखें ये उत्तराखंड, उसके बाद आता है यहाँ पे यूपी, देन आता है बिहार और फिर आता है पश्चिम बंगाल और उसके बाद बांग्लादेश। उत्तराखंड, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल से बहती हुई ये गंगा नदी आती है। अब हम जानेंगे इसकी सहायक नदियों के बारे में।